नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की। हमारे पास कुछ दस्तावेज और चित्र हैं जो इस ज़रूरी विषय को समझने में हमारे मदद करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा लक्ष्य है इस आप कह सकते हैं जटिल विषय की परतों को खोलना। मतलब ये जानना कि जैव विविधता असल में है क्या, इसके अलग अलग स्तर कौन से हैं, इसे नापते कैसे हैं और इसके पैटर्न क्या हैं दुनिया भर में। हाँ, और ये विविधता पैदा कैसे होती है और आखिर में ये इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जैव विविधता शब्द, जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अलग अलग तरह के जानवरों और पौधों की गिनती करना तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला लगता है, जैसे जीवन का कोई फैला हुआ जाल हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैव विविधता सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन की पूरी कहानी है। इसमें हर जीवित चीज शामिल है, बड़े जानवर, छोटे पौधे, वो सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं। अच्छा। उन सभी के अंदर की आनुवंशिक जानकारी, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो सारे पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम्स, जिनका वो हिस्सा हैं। ये सचमुच जीवन का वो ताना बाना है जिस पर हम खुद भी टिके हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस जटिलता को समझने के लिए वैज्ञानिक इसे 3 मुख्य स्तरों पर देखते हैं: आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र। ये तीनों जुड़े तो हैं, पर शायद इन्हें अलग-अलग समझना बेहतर है। हाँ, ये 3 स्तर हमें पूरी तस्वीर देखने में मदद करते हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। आनुवंशिक विविधता? इसका सीधा सा मतलब है किसी एक ही प्रजाति स्पीशीज के सदस्यों के बीच उनके जीन्स में पाई जाने वाली भिन्नता। आप सोचिए, एक ही प्रजाति के अलग अलग लोग कितने अलग अलग हो सकते हैं। और ये अंदर की विविधता जरूरी क्यों है? मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर एक प्रजाति के सब सदस्य एक जैसे ही दिखें? वो बहुत फर्क पड़ता है। यही आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति को, आप कह सकते हैं, ताकत देती है, बदलते पर्यावरण, नई बीमारियों या जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने की और समय के साथ अडाप्ट करने की, ढलने की। अच्छा। हमारे स्रोतों में भारतीय बाघों का उदाहरण है। जैसे जैसे उनका हैबिटेट, रहने की जगह, सिकुड़ती गई और आबादी छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ गई, उनकी आनुवंशिक विविधता कम होती गई। ओह, तो इसका मतलब है कि सिर्फ बाघों की गिनती बढ़ाना ही काफी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि उनके जीन पूल में कितनी विविधता बची है ताकि वो भविष्य की मुश्किलों का सामना कर सके। ये तो संरक्षण का एक बिल्कुल अलग पहलू है। बिल्कुल, कम आनुवंशिक विविधता वाली आबादी ज्यादा नाजुक होती है, ज्यादा वल्नरेबल। अगर कोई नई बीमारी आई या पर्यावरण में बड़ा बदलाव हुआ, तो पूरी आबादी के खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो जरूरी विविधता नहीं होती जो कुछ सदस्यों को बचा सके। यहीं पर यह बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह का बीमा है प्रजाति के भविष्य के लिए। समझ गई। तो ये था पहला स्तर। दूसरा स्तर है प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। शायद यही वो चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वे जैव विविधता सुनते हैं, यानी कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। हाँ, ये सबसे जाना पहचाना स्तर है। सही कहा। प्रजातीय विविधता का मतलब है किसी खास इलाके या आवास, हैबिटेट, में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी सापेक्ष बहुतायत, रिलेटिव अबंडेंस। जैसे वो वर्षावन या कोरल रीफ्स। बिल्कुल। अमेज़न के वर्षावन या समुद्र में प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, अपनी अविश्वसनीय प्रजातीय विविधता के लिए जानी जाती हैं। इसे समझने के लिए 2 मुख्य पहलू हैं। पहला है प्रजाति प्रचुरता, स्पीशीज रिचनेस। प्रचुरता यानी उस जगह पर कुल कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां मौजूद हैं, बस गिनती कितनी किस्में हैं। और दूसरा पहलू, हमारे एक स्रोत में कुछ पुष्प विविधता जैसा लिखा है, पर मुझे लगता है चित्र देखकर कि इसका मतलब शायद प्रजातियों के वितरण या संतुलन से है। हाँ, वो शब्द थोड़ा हटके है, लेकिन संदर्भ और चित्र से लगता है कि दूसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रजाति समरूपता, स्पीशीज इवननेस। समरूपता, इवननेस। हाँ, ये बताता है कि उस जगह पर मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या आपस में कितनी मिलती जुलती, ये बराबर है। क्या ऐसा है कि बस 1-2 प्रजातियां ही छाई हुई हैं और बाकी बहुत कम है, या फिर लगभग सभी प्रजातियां समान संख्या में है? अच्छा, मतलब सिर्फ कितनी प्रजातियां हैं ये जरूरी नहीं, उनका आपसी संतुलन भी मायने रखता है। ये एक अहम बात है।
और तीसरा स्तर है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सही। ये सबसे बड़े पैमाने पर विविधता को देखता है। इसका मतलब है किसी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। जैसे एक ही इलाके में जंगल भी हो, घास के मैदान भी, झीलें भी। हाँ बिल्कुल, जंगल, घास के मैदान, झीलें, नदियां, दलदली जमीन, वेटलैंड्स, ये सब अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसमें विभिन्न आवासों, हैबिटेट्स और उनमें रहने वाले जीव समुदायों, कम्युनिटीज की विविधता शामिल है। हर पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित यानी जैविक और निर्जीव यानी अजैविक घटक होते हैं। तापमान, पानी, मिट्टी, वो सब। हाँ, तापमान, पानी का प्रकार और वहां रहने वाली प्रजातियां, ये सब मिलकर एक अनोखा सिस्टम बनाते हैं। प्रजातियां अपने माहौल के हिसाब से ढलती हैं और साथ ही अपने पर्यावरण को बदलती भी हैं। स्रोतों में अकशेरुकी जीवों, इन्वर्टिब्रेट्स जैसे केकड़े, घोंगे, स्पंज, स्टारफिश और खासकर कीड़े मकोड़ों का भी जिक्र है। हम अक्सर बड़े जानवरों पर ही ध्यान देते हैं, पर क्या ये छोटे जीव भी इतने महत्वपूर्ण हैं? महत्वपूर्ण है। अरे ये तो पारिस्थितिकी तंत्र के, आप कह सकते हैं, गुमनाम हीरो हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर दुनिया की लगभग 99% पशु प्रजातियां अकशेरुकी ही हैं। 99%? वाकई? हाँ, ये परागण करते हैं, पॉलिनेशन, जिससे हमें फल सब्जियां मिलती हैं। ये मृत चीजों को सड़ा गलाकर, डीकम्पोजिशन, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। इनके बिना कई पारिस्थितिकी तंत्र ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, इनकी विविधता भी उतनी ही जरूरी है। वाकई 99%, ये तो सोचने वाली बात है। तो हमने ये 3 स्तर समझ लिए, आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब मिलकर विविधता का एक जटिल चित्र बनाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक या संरक्षणवादी इस विविधता का अध्ययन करते हैं, तो वो इसे ठीक-ठीक मापते कैसे हैं? क्या कोई तरीका है इसे संख्याओं में बताने का? हाँ, मापने के तरीके हैं। हालांकि ये पूरी कहानी तो नहीं बता पाते। जैसा हमने प्रजातीय विविधता में बात की थी, 2 मुख्य पैमाने इस्तेमाल होते हैं, प्रचुरता, रिचनेस, और एकरूपता, इवननेस। हमारे पास एक चित्र भी है इसे समझाने के लिए, जिसमें कुछ तितलियां और कीड़े हैं, पर जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं उनके लिए इसे कैसे समझाएं? चलिए कल्पना करते हैं 2 अलग-अलग बगीचों की, बगीचा ए और बगीचा बी। प्रचुरता का मतलब है कि कितने अलग-अलग तरह के जीव हैं। मान लीजिए बगीचे ए में 5 अलग-अलग तरह की तितलियां हैं, साथ में एक ड्रैगनफ्लाई और एक लेडीबग भी। कुल 7 प्रकार के जीव। ठीक है। बगीचे बी में सिर्फ 3 अलग-अलग तरह की तितलियां हैं। तो बगीचे ए की प्रचुरता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा किस्मों के जीव हैं। ठीक है, ये तो आसान लगा। अब एकरूपता, इवननेस के बारे में बताइए। एकरूपता यानी इवननेस देखती है कि इन अलग-अलग किस्मों की संख्या कितनी बराबर है। अब मान लीजिए बगीचे बी में जो 3 तरह की तितलियां हैं, हर तरह की लगभग 10-10 तितलियां हैं। मतलब तीनों का वितरण काफी समान है। लेकिन बगीचे ए में हो सकता है कि 5 में से एक तरह की तितली तो 50 हो, दूसरे तरह की 20, तीसरी की 5 और ड्रैगनफ्लाई और लेडीबग सिर्फ एक हो। यहां संख्या बहुत असमान है। तो बगीचे बी की एकरूपता यानी इवननेस बगीचे ए से ज्यादा है, भले ही वहां कुल किस्में यानी प्रचुरता कम थी। यहाँ आकर्षक बात यह है कि जैव विविधता सिर्फ प्रजातियों की संख्या गिनने का खेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब उच्च प्रचुरता, लेकिन अगर उनमें से बस 1 या 2 का ही बोलबाला हो, यानी कम एकरूपता, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र शायद उतना स्वस्थ या स्थिर न हो। सही कहा। जितना वो जिसमें कम प्रजातियां हो पर उनका वितरण ज्यादा समान हो। दोनों पहलू जरूरी हैं। बिल्कुल। एकरूपता अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता का बेहतर संकेतक हो सकती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों की तुलना करते हुए भी देखा जाता है। स्रोतों में विटेकर के वर्गीकरण का जिक्र है, अल्फा, बीटा और गामा विविधता। ये शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द हमें अलग अलग स्थानिक पैमानों पर, स्पेशल स्केल्स पर विविधता को समझने में मदद करते हैं। इन्हें समझने के लिए मछलियों वाले एक उदाहरण की कल्पना करते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में दिया गया है। ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी सबसे आसान है। ये बस एक खास जगह, मान लीजिए एक तालाब है, साइट ए, उसके अंदर पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता है। कितनी किस्में हैं बस। अच्छा। अगर उस तालाब में 3 अलग अलग तरह की मछलियां हैं, तो उसकी अल्फा विविधता 3 है। पास की एक नदी, साइट बी, में शायद 4 तरह की मछलियां हों, तो उसकी अल्फा विविधता 4। और थोड़ी दूर एक झील, साइट सी, में 2 तरह की, तो अल्फा विविधता 2।
ये स्थानीय विविधता है, लोकल लेवल पर। ठीक है, तो अल्फा मतलब एक जगह के अंदर। फिर बीटा विविधता क्या नापती है? बीटा डाइवर्सिटी दो अलग-अलग जगहों के बीच विविधता में अंतर को मापती है। ये बताती है कि जब हम एक जगह जैसे तालाब ए से दूसरी जगह जैसे नदी बी जाते हैं तो प्रजातियों की संरचना कितनी बदल जाती है। अच्छा, कितना बदलाव आया? हाँ, क्या दोनों जगहों पर वही प्रजातियां हैं या बिल्कुल अलग? बीटा विविधता ज्यादा होने का मतलब है कि दोनों जगहों की प्रजातियां काफी अलग हैं। ये असल में आवासों के बीच प्रजातियों के बदलाव, स्पीशीज टर्नओवर को दर्शाता है। जैसे जंगल से नदी किनारे आने पर अलग जीव मिलना। बिल्कुल। आप एक पहाड़ी जंगल से उतरकर नदी किनारे आते हैं, आपको बिल्कुल अलग तरह के पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े मिलेंगे। यही वो बदलाव है जिसे बीटा डाइवर्सिटी पकड़ती है। अच्छा, ये दो जगहों के बीच का फर्क है। तो फिर गामा विविधता क्या हुई? गामा डाइवर्सिटी इन सब को मिलाकर देखती है। ये एक पूरे बड़े इलाके या परिदृश्य लैंडस्केप, जिसमें हमारे तालाब, नदी और झील तीनों आ गए, की कुल प्रजातीय विविधता है पूरे एरिया की। हाँ, अगर हम तालाब ए 3 प्रजाति, नदी बी 4 प्रजाति जिनमें से शायद 2 तालाब वाली भी हों, और झील सी 2 प्रजाति, शायद एक नई, की सभी अनोखी प्रजातियों को गिने और मान लीजिए कुल मिला के 6 अलग-अलग तरह की मछलियां मिलती हैं पूरे क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र की गामा विविधता 6 है। ये क्षेत्रीय रीजनल विविधता है। अच्छा, जो स्थानीय विविधता अल्फा और उनके बीच के अंतर बीटा दोनों से मिलकर बनती है। तो यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये अल्फा, बीटा, गामा हमें अलग अलग लेंस देते हैं विविधता को देखने के लिए, किसी एक पॉइंट पर, 2 पॉइंट के बीच और पूरे नक्शे पर। ये संरक्षण की योजना बनाने में भी मददगार हो सकता है ना? निश्चित रूप से। यह समझने में कि कौन से इलाके सबसे अनोखे हैं या कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, यह हमें बताता है कि विविधता कहाँ केंद्रित है और विभिन्न आवास कितने अलग या जुड़े हुए हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये जैव विविधता पूरी दुनिया में एक समान फैली हुई है? हम जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है। रेगिस्तान और वर्षावन में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके क्या पैटर्न्स हैं? हमारे स्रोत 2 मुख्य पैटर्न बताते हैं। हाँ, जैव विविधता का वितरण बहुत ही असमान है और कुछ बहुत दिलचस्प और लगातार दिखने वाले पैटर्न दिखाता है। पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित पैटर्न है अक्षांशीय विविधता प्रवणता, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, LDG। अक्षांशीय प्रवणता मतलब पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण स्थिति से जुड़ा हुआ, लैटिट्यूड से। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ध्रुवों, पोल्स यानी ठंडे इलाकों से भूमध्य रेखा, इक्वेटर यानी गर्म उष्णकटिबंधीय इलाके की तरफ आते हैं, ज्यादातर समूहों की पौधों, जानवरों की प्रजातियों की संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, भूमध्य रेखा के आसपास के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में विविधता अपने चरम पर होती है और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ये कम होती जाती है। पर ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण सोचे गए हैं, जैसे भूमध्य रेखा के पास ज्यादा सूरज की रोशनी मिलना, ज्यादा स्थिर जलवायु होना और शायद इन क्षेत्रों का लाखों सालों से बिना बड़ी उथल-पुथल जैसे हिमयुग के विकसित होना, तो प्रजातियों को बनने और पनपने का ज्यादा समय मिला। कमाल है, यानी दुनिया में जीवन का सबसे घना जमघट भूमध्य रेखा के पास है। और दूसरा पैटर्न है प्रजाति क्षेत्र संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्या कहता है? ये भी बहुत ही बेसिक पैटर्न है। ये कहता है कि बाकी चीजें समान रहें तो जितना बड़ा इलाका होगा उसमें उतनी ही ज्यादा प्रजातियां पाई जाएंगी। अच्छा, बड़ा एरिया मतलब ज्यादा प्रजातियां। हाँ, यानी एक बड़ा द्वीप एक छोटे द्वीप की तुलना में ज्यादा प्रजातियों को संभालेगा। एक बड़े जंगल के टुकड़े में एक छोटे टुकड़े की तुलना में ज्यादा प्रजातियां मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ ज्यादा जगह होने से? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़े क्षेत्रों में अक्सर ज्यादा तरह के आवास मिलते हैं, हैबिटेट डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जो अलग अलग तरह की प्रजातियों को रहने की जगह देते हैं। बड़े क्षेत्र बड़ी आबादी, पॉपुलेशन साइज को सहारा दे सकते हैं, जिससे किसी एक प्रजाति के अचानक खत्म हो जाने, लोकल एक्सटिंक्शन का खतरा कम हो जाता है। और शायद बड़े क्षेत्रों में नई प्रजातियों के बनने, स्पीसिएशन की संभावना भी ज्यादा होती है। ये पैटर्न संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब संरक्षित क्षेत्र का आकार मायने रखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने पैटर्न समझ लिए, पर अभी भी वो बुनियादी सवाल बाकी है। ये सब विविधता आती कहाँ से है? जीवन की शुरुआत तो शायद बहुत सरल रही होगी, फिर ये इतना विविध कैसे हो गया? इसके स्रोत क्या हैं? ये वाकई प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन हम कुछ मुख्य प्रक्रियाओं को जानते हैं जो विविधता पैदा करती हैं
और उसे बनाए रखती हैं। हमारे स्रोत इनमें से कुछ का जिक्र करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। यानी जीवों के डीएनए में अचानक होने वाले बदलाव। हाँ, डीएनए की कॉपी बनते समय होने वाली छोटी मोटी गलतियां या फिर बाहरी चीजों से होने वाले बदलाव, यही वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जिससे नई आनुवांशिक विविधता पैदा होती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लाखों सालों में यही विकास, इवोल्यूशन का इंजन रही है। पर ये धीमी है। हाँ, किसी एक जगह पर विविधता बढ़ाने के मामले में ये बाकी प्रक्रियाओं से धीमी है। और दूसरी प्रक्रिया है प्रजातिकरण, स्पीसिएशन, यानी नई प्रजातियों का बनना। बिल्कुल, ये वो प्रक्रिया है जिससे एक प्रजाति से 2 या ज्यादा नई प्रजातियां बनती हैं। ये अक्सर तब होता है जब किसी प्रजाति की आबादी किसी कारण से 2 या ज्यादा समूहों में बंट जाती है और उनके बीच प्रजनन बंद हो जाता है। कैसे बंटती है? ये बंटवारा किसी भौगोलिक बाधा, जैसे नदी, पहाड़ या समुद्र का बनना के कारण हो सकता है, या फिर अलग-अलग तरह के भोजन या आवास को अपनाने के कारण भी हो सकता है। समय के साथ ये अलग हुए समूह इतने भिन्न हो जाते हैं कि वे आपस में प्रजनन नहीं कर पाते और इस तरह नई प्रजातियां अस्तित्व में आ जाती हैं। तो उत्परिवर्तन नयापन लाता है और प्रजातिकरण उस नएपन को अलग-अलग प्रजातियों में बांट देता है। तीसरा स्रोत बताया गया है अप्रवासन, इमिग्रेशन। हाँ, ये किसी स्थानीय जगह पर विविधता बढ़ाने का एक तेज तरीका है। जब किसी दूसरी जगह से नए जीव, चाहे वो व्यक्ति हो या पूरी प्रजाति, आकर किसी इलाके में बस जाते हैं, तो उस इलाके की स्थानीय यानी अल्फा विविधता बढ़ जाती है। ये तो लॉजिकल है। हाँ, ये कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इलाका कितना बड़ा है और बाहर से आने वाले जीवों के स्रोत सोर्स पॉपुलेशन से कितना नजदीक या जुड़ा हुआ है। द्वीपों पर विविधता का अध्ययन इसी पर आधारित है। और आखिरी प्रक्रिया है उत्तराधिकार, सक्सेशन। ये क्या है? उत्तराधिकार एक पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ होने वाला क्रमिक बदलाव है। आप सोचिए, किसी जंगल में आग लग गई और सब नष्ट हो गया। हाँ। सबसे पहले वहां घास और कुछ तेजी से उगने वाले पौधे आएंगे, फिर धीरे धीरे झाड़ियां, फिर छोटे पेड़ और आखिरकार कई सालों या दशकों बाद एक घना परिपक्व जंगल वापस बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहां रहने वाली प्रजातियों की संरचना लगातार बदलती रहती है। अच्छा, तो समय के साथ बदलाव। हाँ, अक्सर शुरुआती चरणों में विविधता तेजी से बढ़ती है क्योंकि नई नई प्रजातियां करके बसती हैं, और फिर शायद एक स्थिर अवस्था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने पर थोड़ी कम हो जाती है या स्थिर हो जाती है। यह भी विविधता का एक महत्वपूर्ण डायनेमिक पहलू है। तो ये 4 प्रक्रियाएं, उत्परिवर्तन, प्रजातिकरण, अप्रवासन और उत्तराधिकार, मिलकर जीवन की इस अद्भुत विविधता को रचती और बदलती रहती हैं। हमने समझा कि जैव विविधता क्या है, इसके स्तर, इसे कैसे मापते हैं, इसके पैटर्न और स्रोत क्या है। लेकिन अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो चिंताजनक है और जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, जैव विविधता का नुकसान। बायोडायवर्सिटी लॉस। हाँ, ये आज दुनिया के सामने सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। जैव विविधता हानि का सीधा सा मतलब है पृथ्वी पर जीवन की विविधता में कमी आना या उसका गायब हो जाना। किसी भी स्तर पर। हाँ, किसी भी स्तर पर। किसी प्रजाति के अंदर आनुवंशिक विविधता का कम होना, जैसा हमने बाघों के मामले में देखा, या किसी प्रजाति का पूरी तरह से विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट, या फिर पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्रों का सिकुड़ना, खराब होना या नष्ट हो जाना, जैसे जंगलों का कटना या प्रवाल भित्तियों का मरना। ये नुकसान स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है और वैश्विक स्तर पर भी। हमारे स्रोत इसके कारणों पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, लेकिन हानि शब्द का इस्तेमाल ही इसकी गंभीरता बताता है, और ये नुकसान तेजी से हो रहा है ना? दुर्भाग्य से। हाँ,